नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं गोहिल जागृति। आज हम स्टैंडर्ड 9th का 15वां पाठ दाजू आगे देखेंगे। हमने अगले लेक्चर में देखा कि मदन नाम का एक पहाड़ी बालक जो अपने गांव से दूर एक शहर में मजदूरी करने आया है, तो वहाँ मुझे अजनबीपन लगता है, कोई भी अपने गांव का नहीं है। उस काफे में एक जगदीश बाबू नामक सज्जन आते हैं और मदन से मिलते हैं। उनसे बातचीत से पता चलता है कि मदन का गांव जहाँ है, जगदीश बाबू भी वही पास के निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं। मदन को बहुत खुशी होती है कि अपने गांव का कोई मिला, इसीलिए वह खुशी के मारे जगदीश बाबू को दाजू कहने लगता है। दाजू यानी कि बड़ा भाई। जगदीश बाबू को भी अच्छा लगता है कि अपने गांव का कोई मिल गया। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। उन्हें सब चीज कैफे, वहाँ का सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। जिस जगदीश बाबू को जो शहर एकदम अजनबी लगता था, अब वही शहर मानो अपने रंग में रंगा हुआ, यानी कि अपने जैसा, अपने गांव जैसा लगने लगा। परंतु जब उन्हें बार बार दाजू दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता और मदन को एक बार दूसरी टेबल से भी दाजू, मदन उसे बार बार दाजू कहता था, वह जगदीश बाबू को अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि उसे अहम था कि मैं तो एक सरकारी बाबू हूँ और ये तो मजदूर लड़का है, मैं उसे उसका बड़ा भाई कैसे हो सकता हूँ। इसीलिए वह दाजू कहे, वह जगदीश बाबू को जरा भी पसंद नहीं आया। मदन इधर आओ, आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोर अहम के तेज धार के आगे न टिक सकी। अहम बीच में आ गया जगदीश बाबू का और अपनत्व की डोर उसने काट डाली और मदन को कहा, दाजू चाय लाओ। चाय नहीं, लेकिन यह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी है तुम्हें? जगदीश बाबू उन पर भभक पड़ते हैं, रोष करते हैं, गुस्सा करते हैं कि तुम्हें मेरी प्रेस्टीज का ख्याल नहीं, कहाँ मैं और कहाँ तुम, बार बार मुझे दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। एकदम से गुस्से हो गए जगदीश बाबू। शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका और जैसे तैसे बोलने लगे। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सका या नहीं, यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, और मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया था। जगदीश बाबू के तेवर देखकर ही मदन समझ गया कि मैं जो दाजू कहता हूँ वह जगदीश बाबू को अच्छा नहीं लगता है। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर देकर कोठरी में सिसकियां भर भर कर रोता रहा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से, बाबा की बाहों से और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया है। बहुत दुख हुआ मदन को, परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो पाती। अतः अंतर की उमड़ती वेदना की आंखों की तरह बह जाने पर मनुष्य को भी निश्चय करता है। भावुकता श्रेणी और अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। रो लिया मदन ने, इसलिए उसका मन है वह हल्का हो गया और वह भावुकता से ऊपर उठकर पूरा व्यावसायिक बन गया। मदन पूर्ववत काम करने लगा। मदन को पता चल गया कि जगदीश बाबू से मैं जो आत्मीयता दिखाता हूँ वो गैर वाजिब है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। वो साहब है और मैं नौकर हूँ। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, पर उन्हें लगा जैसे वो उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी, नहीं उसने क्या लाओ दाजू कहा। स्वयं जगदीश बाबू को भी कहना पड़ा,
दो चाय दो आमलेट। परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हों। मदन ने अब दाजू कहना छोड़ दिया। शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने एहसास जताने की गरज से पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। जगदीश बाबू मदन से आंखें नहीं मिला सकते थे, क्योंकि पहले वह मदन से अपना परिचय देकर आत्मीयता दिलाते हैं और फिर जोर से उसको झटक देते हैं, गुस्सा करते हैं। इसलिए उससे आंखें नहीं मिला पा रहे थे। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियाँ घूमने लग गई। मदन को सब आ गया कि याद आ गया कि ऐसे ही एक बार जगदीश बाबू ने मुझसे आत्मीयता से सब पूछा था और फिर मुझे झिड़क दिया था। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू, आपने तो कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहा तुम्हें? जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत के पूछने पर एकदम लाल सा हो गया मदन। गुस्से के कारण उसका मुंह तमतमा गया, क्योंकि वह जवाब देना नहीं चाहता था। वह किसी से अपने अपनत्व की डोर नहीं बांधना चाहता था, क्योंकि जगदीश बाबू से अपनत्व की डोर बांधकर उसे बुरा अनुभव हो गया था कि ये साहब लोग हैं, वह पहले अपनत्व जताते हैं और फिर हमें दूर कर देते हैं। इसीलिए मुझे मेरा कोई परिचय देना नहीं है, इसीलिए वह दूर दूर सा रहता था। हेमंत के पूछने पर भी उसने कुछ जवाब नहीं दिया। हेमंत ने आग्रह के कारण दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? मुझे नाम कहना भी पसंद नहीं था। बॉय कहते हैं साहब मुझे, संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। मदन ने अपना नाम बिल्कुल नहीं बताया, क्योंकि उन्हें अनुभव हो गया था कि पहले नाम पूछेंगे, फिर अपनत्व की डोर बांधेंगे, परिचय करेंगे और फिर मुझे गुस्से से चिढ़क देंगे, मुझे मेरे पर क्रोध करेंगे, सबके सामने मुझे नीचे गिरा देंगे अपने शब्दों से। इसीलिए उसने कहा, हेमंत ने जब पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा, तो उसने कहा कि मुझे सब बॉय कहते हैं, आप भी बॉय ही कहना, मेरा कोई नाम नहीं है, मैं यहाँ नौकर हूँ और सब लोग मुझे बॉय कहते हैं। बॉय यानी छोकरा, तो आप भी मुझे छोकरा ही कहिएगा। मुझे आपसे कोई परिचय करना नहीं है, क्योंकि मुझे पहले ही इसका बहुत बुरा अनुभव हो गया है। जगदीश बाबू तो यह बात सब जानते हैं, इसलिए वह एक शब्द भी नहीं बोल पाते हैं और उनकी आंखें नीचे ही झुकी रहती है, मदन से आंखें नहीं मिला पाते हैं। तो इस पाठ में हमें मदन के बाल मनोवैज्ञानिक मन का परिचय मिलता है। एक छोटा सा बच्चा जो अपना सब कुछ छोड़कर मजदूरी करने के लिए दूर शहर में आता है, ऐसा नहीं है कि उसे अपने लोग याद नहीं आते हैं, बहुत याद आते हैं। और अपने गांव का एक जगदीश बाबू से मिलकर वह अपनत्व जाग उठता है और उनसे स्नेह की डोर बांधता है। लेकिन जगदीश बाबू अहम के कारण वो स्नेह की डोर काट देते हैं और कहते हैं कि मुझे दाजू कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे अब तुम दाजू मत कहना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूँ, कहाँ तुम और कहाँ मैं। मदन भले ही छोटा है लेकिन सब कुछ समझ जाता है और हेमंत के पूछने पर अपना नाम भी नहीं बताता और कहता है कि मुझे सब बॉय कहते हैं, तो अब भी मुझे बॉय ही कहिएगा। ऐसा कहकर वो लड़का चला जाता है। शब्दार्थ देखें तो शफ़ाक़ यानी कि उजली, नीली शफ़ाक़ आँखें यानी कि नीले रंग की और उजली सी आँखें। मीनू यानी कि व्यंजन की सूची। निसंग यानी कि अकेला। अनावश्यक यानी कि शोरगुल मुक्त। हिम यानी कि वर्क, यू यानी कि वर्क, अहम यानी कि घमंड और प्रेस्टीज यानी कि इज्जत। वेदना यानी कि पीड़ा। तो ये उनका शब्दार्थ है।
स्वाध्याय आपको वर्कबुक में आपने पहले ही लिख दिया है, उसका होमवर्क आपको जो भी भेजा जाएगा व्हाट्सएप पर वह आपको करके टेलीग्राम में भेजना है। थैंक यू।